कुछ लोग बहुत पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं पढ़ पाते। तो क्या पढ़ना चाहिए उसकी जानकारी भी कहीं नहीं मिल पाती। तो कुछ मेरा पुस्तकों का थोड़ा सा शौक़ रहा है। दिल्ली में, कलकत्ता में जब भी पुस्तक मेला लगता है तो मैं उसमें जाता रहा हूँ। घर वालों की भी ये शिकायत रहती है कि ये पुस्तकें किसी तरह निकाल कर बाहर फेंकी जाएं। तो कई अलमारियाँ पुस्तकों की भरी हुई है, अपनी लाइब्रेरी बनी हुई है। तो पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं कि कार्यकर्ताओं को क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक बार सीधे बैठते हुए ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद, मन सहज। ये पुस्तकों की जितनी मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो बार बार आप कहते रहेंगे कि पुस्तक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, प्रकाशक का नाम क्या है। मैं एक बार बताऊंगा, उसके बाद आपको दोबारा आवश्यकता पड़े तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लें। और इस वीडियो को आप YouTube पर भी अपलोड कर सकते हैं, Facebook पर भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे हमारे सारे साथियों को इसकी जानकारी मिल सके। इससे पहले हम बात करें, हमें इतिहास का बोध होना चाहिए। और इतिहास भी उस इतिहास का बोध नहीं होना चाहिए जो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है, जो विदेशियों द्वारा लिखा गया है। अपने भारत की विडंबना यही है कि भारत का इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा गया है जो भारत को बर्बाद करना चाहते थे, जो भारत को उन्नत भारत नहीं देखना चाहते थे। कुछ व्यक्तियों ने ठीक इतिहास लिखने की कोशिश की है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ है। तो अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाए तो वीर सावरकर नाम के एक क्रांतिकारी हुए हैं। एकमात्र वो ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ था। एकमात्र वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने बीच समुद्र में छलांग मारकर अंग्रेजों की कैद से बाहर निकले थे। एकमात्र वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंडमान की काल कोठरी में भी ग्रंथों की रचना की। अंडमान की काल कोठरी से कभी विचलित नहीं हुए, कभी घबराए नहीं। ऐसे क्रांतिकारी वीर सावरकर थे। वीर सावरकर की भारत के समाज को बहुत बड़ा योगदान है। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वीर सावरकर ने भारत का इतिहास लिखा है। भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ के नाम से ये पुस्तक है। 3 पुस्तक हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। लोकहित प्रकाशक लखनऊ ने यह प्रकाशित की है। तो भारत का सच्चा इतिहास में लिखा हुआ है। लोग हमें कहते हैं कि सिकंदर महान था। वीर सावरकर कहते हैं कि सिकंदर महान नहीं था, वो वीर महान था जिसने सिकंदर के सीने पर तीर छोड़ा, जिसके कारण सिकंदर वापस यूनान तक नहीं पहुंच पाया और हिंदुस्तान के कारण सिकंदर को अपनी विश्व विजय का सपना छोड़ना पड़ा। तो ये सारे तथ्य इसके अंदर दिए हुए हैं। ये पुस्तक आप पढ़ें। ये लोकहित प्रकाशक ने भी छापी है। और कोई भी पुस्तक जब 100 वर्ष से ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर कॉपीराइट खत्म हो जाता है। तो यही पुस्तक प्रभात प्रकाशन ने भी छापी है। इन तीनों के तीनों 6 के 6 अध्यायों को एक पुस्तक के अंदर छापा है। 6 स्वर्णिम पृष्ठ, वीर विनायक दामोदर सावरकर। तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद वीर सावरकर की एक और अच्छी पुस्तक है, मेरा आजन्म कारावास। अंडमान की काल कोठरी में हमारे क्रांतिकारियों ने कैसे संघर्ष किया, उसकी सबसे प्रामाणिक, सबसे अच्छा, सबसे रोमांचक दस्तावेज अगर कोई है तो वो मेरा आजीवन कारावास है। इसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर पुस्तक है और बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है। इसके साथ साथ क्रांतिकारियों के इतिहास की बात करें तो अपना सारा काम क्रांति करना है। क्रांतिकारियों के इतिहास की हमें जानकारी ना हो, क्रांतिकारियों को क्या क्या यातनाएं दी गई थी उसकी हमें जानकारी ना हो, तो हमारी बातचीत में, हमारे व्यक्तित्व में और हम अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। तो क्रांतिकारियों, भारतीय देशभक्तों के कारावास और बलिदान की कहानी, ये एक पुस्तक है। इसमें
अलग अलग पुस्तकों का निचोड़ लिया गया है। मैं आपको ये जो पुस्तकें लेकर आया हूँ वो सामान्य पुस्तकें नहीं हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जो सबको पढ़ना ही चाहिए। तो ये भारतीय देशभक्तों के कारावास व बलिदान की कहानी, ये आचार्य सत्यानंद जी नैष्टिक हैं, रोहतक के अपने आर्य समाज के विद्वान हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो ये आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब आगे की ओर बढ़ें तो भाई राजीव जी को आप सब सुनते थे। तो भाई राजीव जी जिसके शोध को बोला करते थे, माना जिन्होंने इसमें शोध किया, और भाई राजीव जी जिसको शब्द देते थे, यद्यपि वो कई बार उनका नाम नहीं बता पाते थे, लेकिन भाई राजीव जी ने जो बोला है उसका 80%, 70 से 80% तथ्यात्मक भाषा में। कई बार हमारे साथी ये कहते हैं कि आप उसका प्रूफ या प्रमाण दीजिए, तो वो प्रमाण इसके अंदर है। भारत में अंग्रेजी राज, ये एक पुस्तक है जो 1935 में लिखी गई, सुंदरलाल जी ने लिखी, बहुत शोध करके लिखी, सैकड़ों पुस्तकों को पढ़कर लिखा, ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर शोध करके लिखा। तो इस पुस्तक पर अंग्रेजी राज में बैन लगाया गया। बाद में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने, बाकी तो 90% पुस्तकें कैसी छापी हैं उसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है, कुछ अच्छी पुस्तकें छापी हैं, उसमें से एक ये पुस्तक है। इसके 2 भाग हैं। अभी दिल्ली में पुस्तक मेला लगा हुआ था, तो ये विडंबना है कि ऐसी पुस्तकें, प्रकाशक विभाग का कहना था कि ये बिकती नहीं है, इसलिए आधे मूल्य में हम स्टॉक क्लियर कर रहे हैं। और वो स्टॉक क्लियर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आगे कभी इसको छापने वाले नहीं हैं। तो ये भारत में अंग्रेजी राज, ये पुस्तक आप जरूर पढ़ें। इसके 2 पार्ट हैं, पहला भाग और दूसरा भाग, तो ये आप सब पढ़ें। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करें आज़ादी के इतिहास की, तो उस समय हमारे क्रांतिकारी प्रेस लगाते थे, अखबार निकालते थे, पत्रक छापते थे, बड़ा संघर्ष करते थे। दामोदर सावरकर की जो मैंने बात की, इनको जो 2 जन्म की सजा हुई वो किस लिए हुई थी? वो सिर्फ 2 पेज का एक पत्रक छापने के लिए हुई थी। माना उस समय 2 पेज का पत्रक छापकर वितरित करना बहुत बड़ा गुनाह था। आज हम सोशल मीडिया में या सामान्य तरीके से कितने भी पत्रक छापकर बंटवा सकते हैं। 1947 में इतना अधिकार तो हमें मिला। ये चांद एक पत्रिका निकलती थी जिसमें भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी लिखते थे, तो ये फांसी अंक उसका एक छपा था 1930 के आसपास। इसको छपते ही जब्त कर लिया गया था। अब ये कई प्रकाशकों के पास उपलब्ध है, तो ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको सर्च करेंगे ना, नेट से आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे क्रांतिकारियों ने जिससे प्रेरणा ली, इटली के 2 महान क्रांतिकारी हुए हैं, गैरीबाल्डी और मैजिनी। शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनसे प्रेरणा लेते रहे। 1857 में जब आज़ादी की पहली लड़ाई हुई, उस आज़ादी की पहली लड़ाई में गैरीबाल्डी जब इटली के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वो उस समय जहाज़ों का बेड़ा लेकर भारत की सहायता करने के लिए इटली से चले थे। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में पहुंचे तो उनको पता लगा कि भारत की क्रांति तो समय से पहले शुरू होने के कारण सफल नहीं हो पाई और अब जाने का कोई लाभ नहीं होगा, तो वो वापस चले गए। माना इटली ने उस समय सहयोग किया था। तो ये लाला लाजपत राय की आत्मकथा है, इसको आप जरूर पढ़ें। और लाला लाजपत राय ने, उस समय साहित्य नहीं उपलब्ध होता था, तो मैजिनी और गैरीबाल्डी का चरित्र लिखा है, जीवन चरित्र लिखा है। मैजिनी और गैरीबाल्डी की संघर्ष की गाथा लिखी है, जिससे उस समय क्रांतिकारी प्रेरणा पाते रहे। गैरीबाल्डी का कितना सम्मान था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गैरीबाल्डी की पत्नी का नाम अनीता था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उससे इतना प्रभावित थे, उन्होंने अपनी बेटी का नाम अनीता रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एकमात्र बेटी का नाम उन्होंने अनीता रखा, वो गैरीबाल्डी से प्रभावित होकर रखा। इसके साथ साथ 1857 की क्रांति को एक विद्रोह माना जाता था। यह कहा जाता था कि इसमें तो कुछ नशा करने वाले कुछ दूसरे सिपाहियों ने गदर किया था, अनुशासनहीनता किया था। और हमारी पुस्तकों में भी 1857 का गदर लिखा जाता है। गदर शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुछ मनचले, कुछ अनियंत्रित, कुछ अनुशासनहीन लोग मिलकर कोई कार्रवाई करें तो उसको गदर कहा जाता है। वो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था। उसको ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने लिखा तो वो वीर सावरकर ने लिखा। तो वीर सावरकर की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर आप ये पुस्तक जरूर पढ़ें। ये पुस्तक सबके लिए बड़ी उपयोगी है। आप ये पढ़ेंगे तो आपकी विचारधारा, आपको
इतिहास का बोध और आपकी बात कहने की, आपकी तर्क करने की शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसको आप जरूर पढ़ें। उसके बाद इतिहास की अगर बात करें तो संक्षेप में वास्को डी गामा पर भारत के प्रकाशन विभाग ने एक छोटी सी पुस्तक छापी है। कैसे पुर्तगालियों के लिए, कैसे विदेशियों के लिए काली मिर्च सोने से अधिक मूल्यवान थी, कैसे वहाँ के रईस लोग काली मिर्च के जारों को ड्राइंग रूम में सजा कर रखते थे कि ताकि हमारे मेहमान आए तो वो देखें कि हमारे पास काली मिर्च है, हमारे पास तेज पत्ता है, हमारे पास लौंग है। तो मसालों का व्यापार करने के लिए लोग हमारे यहाँ पर आते थे। तो उसका वर्णन वास्को डी गामा आया, उसका कुछ वर्णन इसमें दिया गया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। छोटी सी पुस्तक है, ज़्यादा भारी भरकम और ज़्यादा कठिन भाषा की पुस्तकों की चर्चा मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। चिकित्सा विज्ञान की कहानी के ऊपर बहुत सुंदर पुस्तक है ये छोटी सी। और प्राचीन भारतीय गणित, भारत सरकार के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ये पुस्तक है, NCERT की। तो ये पुस्तक प्राचीन भारत में गणित के बारे में काफ़ी प्रामाणिक पुस्तक है। प्राचीन भारत में कैसा गणित था और भारत ज्ञान विज्ञान में गणित में कैसे आगे था, ये इसमें दिया गया है। नीचे रख लो ये। और एक ये आज भी खड़े हैं तालाब, ये 100 साल पुरानी पुस्तक है। तालाबों के बारे में, तालाबों के लाभ के बारे में, तालाबों के निर्माण के बारे में, तालाब बनाने के पीछे के विज्ञान के बारे में बहुत प्रामाणिक पुस्तक है। प्रभात प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। प्रभात प्रकाशन आपके दिल्ली में ही दरियागंज के पास है, आसपास कहीं है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्रांतिकारियों की जीवनी हमें पढ़नी है। तो क्रांतिकारियों में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा जेल के अंदर लिखी थी, फिर चोरी छिपे वहाँ से बाहर भिजवाई। तो ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा आप पढ़ सकते हैं। बिस्मिल जी का नाम कम लिया जाता है। बिस्मिल जी के बारे में एक अंग्रेज़ ने एक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी की मैं चर्चा आपके सामने करता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि बिस्मिल जी कितने बड़े क्रांतिकारी थे। एक अंग्रेज़ ने उस समय बिस्मिल जी को देखकर कहा था कि बिस्मिल जी जैसा निडर, जैसा साहसी, जैसे उच्च चरित्र का व्यक्ति, उच्च व्यक्तित्व का व्यक्ति अगर ब्रिटेन में पैदा होता तो ब्रिटेन की पूरी सेना का सेनाध्यक्ष होता। तो ये पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में एक अंग्रेज की टिप्पणी है। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को आप जरूर पढ़ें। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार वेदों की बात करते हैं। 1857 की बात मैं पूरी करता हूं। 1857 की भारी भारी पुस्तकें आप पढ़ते हैं तो जितना पढ़ते हैं तो पीछे वाला भूल जाते हैं, फिर घटनाओं का क्रम नहीं जुड़ पाता, याद नहीं रह पाती कि चोरा चोरी की घटना पहले हुई थी कि काकोरी कांड की हुई थी, साइमन कमीशन कब आया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। होता है कि नहीं होता? एक बार पढ़ते हैं तो ध्यान रहता है, फिर भूल जाते हैं। इसके लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। और विनोबा जी ने तो स्वाध्याय के बारे में एक शब्द, एक लाइन कही है। उन्होंने कहा है कि स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि एक पुस्तक को पढ़ा, उसको फेंका, फिर दूसरी पुस्तक को उठाया। उन्होंने कहा कि स्वाध्याय का अर्थ ये है कि आपने एक पेज पढ़ा तो उसके पीछे उस पेज के ऊपर चिंतन किया, मंथन किया, मनन किया, और जब उसको पूरा समझ लिया तो दूसरा पढ़ा। तो इस स्तर के स्वाध्याय तक आने में तो हम सबको समय लगेगा। तब तक आप जितना पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, उतना पढ़िए। ये एक छोटी सी पुस्तक है, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास। 14 रुपए के संस्करण है। काकतकर जी की पुस्तक है, लोकहित प्रकाशक ने प्रकाशित की है। 1857 की क्रांति को समझने के लिए सबसे छोटी, सबसे सरल, इससे अच्छी और कोई पुस्तक मुझे देखने में नहीं आई। मैंने सैकड़ों पुस्तकें 1857 की क्रांति पर देखी हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ें। लोकहित प्रकाशन लखनऊ में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। दिल्ली में भी इसकी पुस्तकें उपलब्ध हैं। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, काकतकर जी इसके लेखक हैं। लोकहित प्रकाशन इसका प्रकाशक है जी। एक जागृति प्रकाशन की एक छोटी सी पुस्तक है, भारतीय संघर्ष का इतिहास। हमारे भारतीय इतिहास के बारे में यही पढ़ाया जाता है कि हम तो सदा हारते रहे, सदा विदेशी लोग हम पर शासन करते रहे। तो इसमें बताया गया है कि हम सदा हारते नहीं रहे, हमने सबको धूल चटाई है, लेकिन वो इतिहास कहीं लिखा नहीं गया। अगर हम सदा हारते रहते तो भारतीय संस्कृति अब तक मिट चुकी होती। चाणक्य को आप जरूर पढ़ें, और चाणक्य के भाष्य भी
चाणक्य नीति भी बाजार में कुछ पॉकेट बुक्स की पुस्तकें मिलती हैं जिनके ऊपर लेखक का कोई नाम नहीं होता, तो वो प्रामाणिक नहीं होती, उनके ऊपर कोई शोध नहीं होता, 60, 70, 80 रुपए की मिलती हैं। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सस्ती पुस्तकें अच्छी नहीं होती, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पॉकेट बुक्स की चाणक्य नीति जैसी या संस्कृत का जिसमें अनुवाद हो, तो संस्कृत भाषा में अपने देश की विडंबना रही है कि यहाँ पर जो संस्कृत में लिख दिया जाता है उसको सत्य मान लिया जाता है, और संस्कृत के ग्रंथों में काफ़ी मिलावट हुई है। तो अपनी जो आर्य समाज की पद्धति है, वैदिक पद्धति है, उनके विद्वानों ने जो शोध किया है वो प्रामाणिक किया है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। तो ये चाणक्य नीति आप पढ़ सकते हैं, स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी की है, और भी कई विद्वानों ने लिखी है। तो प्रामाणिक पुस्तक आप ले, चाणक्य नीति को आप जरूर पढ़ें। चाणक्य की जीवनी को भी आप जरूर पढ़ें। चाणक्य सीरियल तो आपने देखा है, वो सीरियल में बहुत सारा मसाला डाल देते हैं, बहुत सारा बढ़ा देते हैं, लेकिन उसको भी देखा जा सकता है, पुराने वाले चाणक्य को भी देखा जा सकता है। कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र, ये राजनीतिक विज्ञान की सबसे बड़ी पुस्तक है, अर्थशास्त्र की, व्यवस्था तंत्र की सबसे बड़ी पुस्तक है। इसमें विस्तार पूर्वक चाणक्य ने लिखा है कि वेतन कितना होना चाहिए, वेतन का अंतर कितना होना चाहिए, छोटा अधिकारी अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसकी क्या सजा हो, बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार करे तो उसकी क्या सजा हो, राजा को जासूस कैसे रखने चाहिए, राजा को विदेशियों पर कितना भरोसा करना चाहिए, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी आप जरूर पढ़ें, ये राजपाल प्रकाशक की है। इसके साथ साथ पूज्य स्वामी जी महाराज वेदों की बात करते हैं। आप में से कुछ भाई उत्साह से वेदों की कोई पुस्तक खरीद लेते हैं, तो वेदों के संस्कृत को पढ़ते हुए और उसका हिंदी का अनुवाद पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आप उसको स्पष्टता से समझ नहीं पाते, और फिर उससे आपको ये लगता है कि ये तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो वेदों के सरलतम रूप में छोटे छोटे मंत्रों के ऊपर, मंत्र की व्याख्या, और फिर उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, और नित्य जीवन में उसके उदाहरण, सैकड़ों प्रेरक प्रसंग, ये आचार्य रामविचार जी हमारे हिसार जिले के हुए हैं। हिसार जिले में एक आश्रम है, उस आश्रम में प्राध्यापक थे, तो इन्होंने ये वेद संदेश के 4 अंक निकाले हैं, ये आप जरूर पढ़ें। वेदों को सरलतम रूप में समझने के लिए, वेदों के निचोड़ को समझने के लिए, दैनिक जीवन में उपयोगिता को समझने के लिए वेद संदेश आप पढ़ सकते हैं। ये मैजिनी का जीवन चरित्र, लाला लाजपत राय जी का, गैरीबाल्डी का, और ये जो पुस्तक मैंने आपको बताई है वेद संदेश, ये सब आपको मिलेगी। नई दिल्ली पर एक प्रकाशक है विजय कुमार गोविंद राम हासानंद, इसके यहाँ से आपको मिलेंगी। तो ये पुस्तकें आप ले सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को आप जरूर पढ़ें, और महात्मा गांधी के हिंद स्वराज्य को भी आप जरूर पढ़ें। तो ये महात्मा गांधी का हिंद स्वराज्य और ग्राम स्वराज्य। उसके बाद विनोबा जी महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले माने जाते हैं, तो उनको भी आप जरूर पढ़ें, विनोबा जी के विचार।